हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं। हम चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स की भी एमसीक्यू सीरीज़ डाल रखी है, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ की भी एमसीक्यू सीरीज़ डाल रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और 12th क्लास के भी काफ़ी चैप्टर्स की एमसीक्यू सीरीज़ डली हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट करते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करें आज का अपना सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और अपने आउट ऑफ 20 मार्क्स मुझे ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ए यूटिलिटी एंड डिमांड, बी इनकम एंड डिमांड, सी प्राइस एंड डिमांड, डी प्राइस एंड यूटिलिटी। तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किस के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। प्राइस एंड डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने। तो किस किस के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। प्राइस एंड डिमांड। तो फर्स्ट का हो गया सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या मेजर करता है। फर्स्ट है चेंज इन डिमांड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। क्या वो चेंज इन डिमांड बताता है जब इनकम इंक्रीज हो रही है कंज्यूमर की, या हाउ ऑफन द प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस, या फिर कितनी फ्रिक्वेंटली कितना हमारा प्राइस चेंज हो रहा है गुड का, या फिर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, यानी कि डिग्री बताता है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज आने की वजह से, या फिर हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांड इज़ टू चेंज इन डिमांड। हम कितनी सेंसिटिव है हमारी क्वांटिटी डिमांड, जब डिमांड में चेंज आता है उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी सेंसिटिव है, ये बताता है। तो बताइए क्या बताता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है। डिग्री मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, यानी कि हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है प्राइस में चेंज आने की वजह से, ये बताता है हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सेकेंड का हो गया सी। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ऑन ऑल पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारी एक शेप है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। सारे ही पॉइंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे बन रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू किसकी शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। जब ई डी इज इक्वल टू 0 होती है तब बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या इन्फिनिटी होती है तब बनता है, या फिर ग्रेटर देन 1 होता है तब बनता है, या फिर यूनिटी होती है तब बनता है। कब बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तब बनता है जब यूनिटी होती है, ई डी इज इक्वल टू 1 होती है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। तब हमारी क्या बनती है, शेप बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो थर्ड का हो गया हमारा डी। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स। क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए। द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। क्या ये है इसका फॉर्मूला, या फिर द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द चेंज इन प्राइस, या फिर सी द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, या फिर डी द चेंज इन द प्राइस डिवाइडेड बाय द चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो बताइए क्या है इसका फॉर्मूला। क्या बताते हैं हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो हमारे ई डी का फॉर्मूला होता है ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फोर्थ का हो गया सी। अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अ नेगेटिव साइन विद कॉफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट्स। आपने देखा होगा कि नेगेटिव साइन है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव का साइन लगाते हैं फॉर्मूले से आगे। वो क्यों लगता है, नेगेटिव का साइन लगता है नेगेटिव, फिर लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो वो नेगेटिव क्यों लगता है। क्या इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में इसलिए लगता है, या फिर डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में इसलिए लगता है, या नो रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है इसलिए लगता है, या फिर नन ऑफ द अबव। किस लिए लगता है, क्योंकि हमारा जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। जब उसे किससे डिनोट किया जाता है, नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है। तो फिफ्थ का हो गया ए।
अब सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ डिमांड कर्व विच टेक्स द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस इलस्ट्रेट्स इलास्टिसिटी विच इज। जो डिमांड कर्व है उसकी फॉर्म है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस, यानी कि इस तरीके से शेप बन रही है। ये आपका ग्राफ है और आपकी जो शेप बन रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरीके से शेप बन रही है। तो बताइए वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी है, वो शेप कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है, 0 की है, इन्फिनिटी की है, लेस देन 1 की है या फिर ग्रेटर देन 1 की है। तो बताइए हॉरिजॉन्टल शेप किसकी होती है, हॉरिजॉन्टल शेप बताइए किसकी होती है, जब हमारी ईडी क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। तो हमारी क्या बनती है, जो डिमांड कर्व बनता है वो कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि क्वांटिटी एक्सिस बनता है। तो सिक्स्थ का हो गया हमारा बी। अब सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन अनचेंज, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, एज इट्स प्राइस चेंजेस, प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आया, ठीक है। द कॉफिशिएंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, बताइए कॉफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में क्या होगा। देखिए क्वांटिटी डिमांड क्या है, अनचेंज है और प्राइस में चेंज आ रहा है। तो किस केस में होता है ऐसा, ग्रेटर देन 1 में होता है, लेस देन 1 में होता है, 0 में होता है या इन्फिनिटी में होता है। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, ऐसा किस में होता है, जब हमारी ईडी किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। सेवन्थ का हो गया सी। एट्थ है हमारा, जब आप सारी डिग्रीज पढ़ लेंगे तो इसके सॉल्यूशन आपको खुद आते चले जाएंगे, तो डिग्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डिग्री अच्छे से पढ़ लेना। तो 8 क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन रेंज बिटवीन, जो आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े हैं, ग्रेटर देन, लेस देन 1, 0, इन्फिनिटी, ये कहाँ से कहाँ तक की रेंज में है, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की रेंज में पढ़ते हैं, या 0 एंड इन्फिनिटी की रेंज में है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या 0 एंड 1 की रेंज में है, या फिर नेगेटिव 1 एंड 1 की रेंज में है। तो बताइए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन रेंज बिटवीन, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो 8 का आंसर हो गया हमारा बी। हम लोग पढ़ते हैं ना ग्रेटर देन, लेस देन 1, 0, इन्फिनिटी, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में आती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज। तो 8 का हो गया बी। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज -3, यानी कि आपको ईडी दे रखी है -3, इट शोज दैट, बताइए आपको कंडीशन बता रखी है, तो बताइए ये क्या शो कर रहा है, व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 1% एंड डिमांड राइजेस बाय 3%। इसके लिए सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर मैं ये लगाती हूँ तो इसका आंसर भी 3 आएगा, और नेगेटिव साइन तो आपको पता है कि लगता ही लगता है, ठीक है। और बी है हमारे पास, व्हेन प्राइस राइजेस बाय 1%, प्राइस राइज हो रहा है 1% से और डिमांड फॉल हो रही है 3% से, इसमें भी माइनस का साइन, हमारे फॉर्मूले में ही माइनस का साइन लगता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा 3/1 यानी कि 3 आ गया। तो दोनों से ही आंसर हमारा -3 आएगा, या फिर ईदर ए और बी या फिर नाइदर ए और बी। तो बताइए कौन सी कंडीशन हो सकती है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा -3 रहेगा, ईदर ए और बी। जब हमने दोनों को कैलकुलेट करा, अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो भी आपका -3 आंसर आ रहा है, इसको फॉर्मूले में डालते हैं तो भी -3 आंसर आ रहा है। तो हमारा क्या है, 9th का हो गया सी, ईदर ए और बी, दोनों ही केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी आपकी, -3 रहेगी। तो 9th का हो गया सी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बर्गर बाय 22%, इट्स डिमांड फॉल्स बाय 25%, दिस इंडिकेट्स दैट डिमांड फॉर बर्गर इज, क्या इंडिकेट कर रहा है ये, डिमांड, बर्गर की डिमांड कैसी है, इलास्टिसिटी कैसी है बर्गर्स की। तो बताइए, जैसे कि प्राइस ऑफ बर्गर हो रहे हैं हमारे 22% से इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड फॉल हो रही है 25% से। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अपना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, 1 प्लस कुछ चला जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ये कैसी डिमांड है हमारी, इलास्टिक डिमांड है, यानी कि ग्रेटर देन 1 है। तो 10th का हो गया हमारा बी। तो 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डैश देयर इज एन इन्फिनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम 0 विद अ स्लाइट राइज इन प्राइस। किस केस में ऐसा होता है कि इन्फिनाइट डिमांड होती है पर्टिकुलर प्राइस पे, लेकिन अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है, अगर प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो बताइए ये किस में होता है, हाईली इलास्टिक डिमांड में होता है, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में होता है, या फिर लेस इलास्टिक डिमांड में होता है, या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में होता है। तो बताइए किस में होता है ऐसा किस में होता है, जब हमारी ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। तो उस केस में हम देखते हैं ना कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शेप बनती है, यानी कि प्राइस कॉन्स्टेंट
रेंज पे तो हम इन्फिनाइट डिमांड कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्राइस पे तो हम इन्फिनाइट डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, एकदम ज़ीरो हो जाती है। तो ये ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के केस में होता है। और ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो 11th का हो गया हमारा डी। अब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर मील एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। एक मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट है, उसकी जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक है। इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग राइजिंग प्राइस, अगर मैनेजमेंट है जो रेस्टोरेंट के, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं, इट कैन एक्सपेक्ट अ रिलेटिवली, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट करा इस चीज़ से, इफ द मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट रेस्टोरेंट के प्राइस को बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा बताइए। ए हमारा नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा फॉल आ जाएगा, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा फॉल आएगा, या फिर इन्फिनाइट चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। अगर प्राइस थोड़े से भी बढ़े, मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट है, अगर उसने प्राइस थोड़े से भी बढ़ाए तो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड उसकी प्रोपोर्शनेटली लार्ज फॉल हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा से फॉल होने लग जाएगी। तो 12th का हो गया। अब भी आपको पता है, आप अगर ह्यूमन नेचर में भी देखें कि अगर थोड़े से भी प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या होने लग जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में कम होने लग जाती है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी ज़्यादा से फॉल हो जाती है। तो 12th का हो गया हमारा बी। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इलास्टिक डिमांड, इसमें से किसकी इलास्टिक डिमांड है, एयर कंडीशनर की, एनसीईआरटी बुक्स की, मेडिसिन की, या फिर मैच बॉक्स। तो देखिए ये तीनों तो क्या है, नेसेसरी है। कोई भी कस्टमर है, कोई भी कंज्यूमर है, उसे कंज्यूम करेगा ही करेगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेगा ही लेगा, मेडिसिन भी लेगा ही लेगा, जरूरत पड़ेगी तो मैच बॉक्स भी लेगा ही लेगा जब उसे नीड होगी। तो ये क्या हो गई, ये एसेंशियल कमोडिटी हो गई, नेसेसरी कमोडिटीज़ हो गई। तो नेसेसरी कमोडिटी की डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। तो इन तीनों की तो क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है हमारा, इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। प्राइस में जितना चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में उससे कम चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया इसमें से कौन सा इलास्टिक है, तो इसमें से इलास्टिक कौन सा हमारा, एयर कंडीशनर है। और इलास्टिक का केस क्या होता है कि थोड़े से भी प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में ज़्यादा से चेंज आता है। तो क्या हो गया इसका आंसर, एयर कंडीशनर हो गया। तो 13 का हो गया ए, एयर कंडीशनर हैव इलास्टिक डिमांड, यानी कि अगर इसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया तो इसकी डिमांड में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। अगर प्राइस थोड़े से भी राइज आए तो ज़्यादा लोग इसे नहीं खरीदेंगे, और क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, ज़्यादा से फॉल आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी में जो नेसेसरी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे इनइलास्टिक होते हैं, अगर जो नेसेसरी नहीं है वो हमारे इलास्टिक होते हैं। तो 13 का हो गया ए। अब 14th की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज बिटवीन 0 एंड 1 डिमांड इज, अगर प्राइस इलास्टिसिटी 0 और 1 के बीच में है तो डिमांड क्या है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, या यूनिट इलास्टिक है। देखिए 0 से 1 के बीच में, यानी कि ये लेस देन 1 की बात कर रहे हैं, और लेस देन 1 को हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक बोलते हैं। तो 14th का आंसर हो गया हमारा बी। अब 15th की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ईडी आपको दे रखा है, यानी कि ईडी क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ED इज इक्वल टू 5 आपको गिवन है। इफ़ अ 10% इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस में 10% इंक्रीज आ रहा है, यानी कि इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड निकालनी है आपको, रिजल्ट इन अ डैश डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड निकालनी है। अपॉन में प्राइस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 50, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50, यानी कि डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई आपकी 50% हो गई। तो 15 का आंसर हो गया सी। तो इस तरीके से होपफुली आप सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। 15 का हो गया सी। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ गुड विद अ वर्टिकल डिमांड कर्व हैज़ अ डिमांड विद, गुड है वर्टिकल डिमांड कर्व है उसका, वो कौन सी डिमांड है बताइए, जीरो इलास्टिसिटी है, या फिर यूनिट इलास्टिसिटी है, या फिर इन्फिनाइट इलास्टिसिटी है, या फिर वेरिंग इलास्टिसिटी है। देखिए वर्टिकल इस तरीके से बनती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। वर्टिकल का मतलब है स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हमारी क्वांटिटी रहेगी हर प्राइस पे क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ऐसा किसके केस में होता है, ये है हमारी जीरो इलास्टिसिटी के केस में होता है ऐसा। 16 का है ए, जहाँ पे हमारी क्वांटिटी सेम रहती है, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी हम उतनी ही लेते हैं। तो 16 का हो गया ए।
जीरो इलास्टिसिटी। अब नेक्स्ट है हमारा 17th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर मूवीज़ इज़ यूनिट इलास्टिक। देखिए डिमांड दे दी है मूवीज़ की यूनिट इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है। और यूनिटरी इलास्टिक की आप सिचुएशन याद करिए, क्या होती है सिचुएशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट, यही होती है। तो अब हमें यही देखना है कि जहाँ पे ये सिचुएशन आपको मिल गई वही आपका आंसर होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ए क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन द प्राइस लीड टू 1% डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। बी है हमारा 5% इंक्रीज इन द प्राइस लीड टू अ 5% डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सी है हमारा अ 5% डिक्रीज इन द प्राइस लीड टू एन इन्फिनाइट इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। डी है हमारा 5% इंक्रीज इन द प्राइस लीड टू अ 5% इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू। तो आपको कहाँ दिख रहा है, 5% से हमारे क्या हो रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं और 5% से हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। तो 17th का आंसर हो गया बी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसके इक्वल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के। तो यूनिट में यही होता है, यूनिट इलास्टिक में यही होता है। तो 17th का हो गया बी। अब 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विल नॉट बी हायर व्हेन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस केस में हमारी हायर नहीं होती है वो बताना है। तो पहला है हमारा इट हैज़ सेवरल यूजेस। बी है हमारा इट इज़ कंसिडर्ड अ नेसेसिटी बाय इट्स बायर, या फिर इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, या फिर मोर सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, जिसके ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो। तो बताइए किस केस में हायर नहीं होती इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब वो क्या होती है, प्रोडक्ट वो नेसेसरी है प्रोडक्ट, तो वो क्या होती है, उसकी डिमांड क्या होती है, जो प्रोडक्ट नेसेसरी है उसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, यानी कि लेस देन 1 होती है, यानी कि प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए क्वांटिटी डिमांड में आपका कम ही चेंज आता है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। जब आप फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो आपके लिए एक कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप इलास्टिक और इलास्टिक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो 18th का आंसर हो गया हमारा बी, कि जिस केस में नेसेसरी होती है उस केस में हमारी क्या होती है, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर नहीं होती है। तो 18th का हो गया बी। बाकी सारे केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर है, सेवरल यूजेस में भी, एक्सपेंसिव कमोडिटी में भी, मोर सब्सटीट्यूट में भी। तो 18th का हो गया बी। अब 19th का क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब 5% फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स। देखिए एक आपको एक्स कमोडिटी दे रखी है यहाँ पे और एक आपको वाई कमोडिटी दे रखी है। तो प्राइस जो दे रखा है फॉल हो रहा है पहले वाले में 5 से प्राइस, और हमारी डिमांड राइज हो रही है 10% से। तो क्या हो गया, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे, आपको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यानी कि 10/5 लगा लेना। तो इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप देख रहे हैं कितनी निकल के आ गई, 2। नेक्स्ट है हमारा वाई का, देख लेते हैं। वाई में 2% से राइज हो रहा है प्राइस में, प्राइस तो आपको पता है नीचे लिखते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड में फॉल कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। तो 6/2 आ गया ये। तो ये कटा के आपका कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया, 6। अब वो पूछ रहा है इन द गिवन केस डैश इज मोर इलास्टिक। बताइए ये एक्स का है, ये जो 2 देख रहे हैं आप ये एक्स का है, ये जो 3 देख रहे हैं आप ये किसका है, वाई का है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, कौन सा वाला, 3 वाला। और 3 वाला किसका है, हमारा वाई का है। तो आंसर क्या हो गया इसका, वाई हो गया। 19th का हो गया बी। आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आने चाहिए, न्यूमेरिकल भी पेपर में आ सकते हैं, तो अच्छे से कर लेना। अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ द डिमांड फॉर द गुड इज मेड बाय रिच कंज्यूमर। अगर गुड की डिमांड कौन कर रहा है, रिच कंज्यूमर कर रहा है, इट्स डिमांड इज जनरली, उसकी डिमांड कैसी होगी, जनरली परफेक्टली इलास्टिक होगी, यूनिटरी इलास्टिक होगी, या फिर हाईली इलास्टिक होगी, या फिर लेस इलास्टिक होगी। देखिए अगर रिच कंज्यूमर कर रहा है तो प्राइस कितने भी बढ़े उसकी डिमांड क्या रहेगी, फॉल, कम परसेंटेज से ही फॉल होगी। तो ये क्या होगी आपकी, लेस इलास्टिक होगी। चाहे प्राइस बढ़े तो भी वो क्या करेगा, डिमांड करेगा, उसकी डिमांड कम परसेंटेज से कम होगी अगर होती है तो 20th का क्या हो गया आपका, डी हो गया। रिच परसेंट के केस में अगर गुड हमारा रिच परसेंट ले रहा है तो लेस इलास्टिक होगा, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा। तो 20th का हो गया आपका डी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यहाँ तक प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।